तो क्या रेप के मामले से बरी होने के बाद, एक्विट होने के बाद किसी पर्सन को फिर से उसे डीएनए टेस्ट के लिए बोला जा सकता है? कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जजमेंट रहा, आइए जानते हैं आज के इस पूरे वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। Here we break down complex laws into simple terms and explore legal facts. So, we are moving to our today's topic, Supreme Court landmark ruling, DNA test allowed despite rape acquittal। यानी कि रेप के बलात्कार में बरी होने के बाद भी, एक्विट होने के बाद भी किसी पर्सन को डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ किया जाता है। आखिर क्यों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सो दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2026, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि बलात्कार के मामले में जो भी अभियुक्त बरी हुआ है, जो पर्सन बरी हुआ है, एक्विट हो रहा है, उसे सिर्फ एक्विटल मात्र से किसी भी सिविल केस में जो कि बायोलॉजिकल पैटर्निटी निर्धारित करने के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश देने से नहीं रोका जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल और सिविल का जो भी कार्रवाई है वो उसका उद्देश्य अलग अलग होता है और दोनों में प्रूफ का मान्य वो भी अलग अलग होता है। सो नाउ वी आर मूविंग टू डिटेल्स ऑफ द केस। आइए जानते हैं इस केस का पूरा क्या डिटेल है, क्या मैटर है इस पूरे केस का। तो सबसे पहले इस केस का नाम है शी वर्सेस ए एंड अनदर्स। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है जिसमें 2 जजेस बेंच हैं। जजेस का नाम है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नांगमेईकपम कोटेश्वर सिंह। जजमेंट का डेट था 29 मई 2026। क्या था मैटर, नेचर क्या था केस का, आइए जानते हैं। सिविल अपील चैलेंजिंग एन ऑर्डर डायरेक्टिंग डीएनए प्रोफाइलिंग इन अ पैटर्निटी डिस्प्यूट। तो सिविल मैटर में एक पैटर्निटी डिस्प्यूट चल रहा था जिसमें कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए डायरेक्ट किया और उसके खिलाफ अपील किया गया। जब सिविल केस में डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ किया गया पैटर्निटी डिस्प्यूट में, तब इसके खिलाफ अपीलेंट ने अपील किया। आइए जानते हैं अपील क्या था और पूरा क्या मैटर है। So, up next we are moving to the background of the case. So, what's the background? This dispute began more than 2 decades ago. यानी कि 2 दशक से भी पहले यह मामला स्टार्ट होता है, जिसमें एक महिला ये आरोप लगाती है कि एपिलेंट के साथ उसका रिलेशन था और बाद में उसने सितंबर 1999 में एक बेटे को जन्म दिया। महिला कंटिन्यूसली यह दावा करती रही कि एपिलेंट ही उसके पुत्र का बायोलॉजिकल फादर है, यानी कि जो इस अपील मैटर का एपिलेंट है वह उसके पुत्र का बायोलॉजिकल फादर है। हालांकि ये जो भी एलिगेशंस महिला के तरफ से लगाए गए वो सब एपिलेंट ने इनकार किया। एपिलेंट ने कहा कि उसका उस महिला के साथ कोई संबंध नहीं था और ना ही वह उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तो यह मैटर शुरू होता है एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, जहां पे एक महिला आईपीसी का धारा 376 के तहत रेप का मामला दर्ज कराती है। बलात्कार सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंदर कंप्लेंट करती है और रेप के लिए एलेज करती है। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, लेकिन आपराधिक न्यायालय ने, क्रिमिनल कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। इस रेप केस में उस पर्सन को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अपराध को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर सका। हेयर द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब वह पर्सन रेप केस से पूरी तरीके से बरी हो जाता है, एक्विटेड हो जाता है, तो उस महिला ने भरण पोषण के लिए भी कार्रवाई स्टार्ट की और इस प्रोसीडिंग में भी पैटर्निटी का कोई निर्णय निर्धारण नहीं हो सका। एंड देन कोर्ट ने अंतिम रूप से यह भी नहीं कहा कि आरोपी ही बच्चे का जैविक पिता है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति के खिलाफ रेप केस का ऑफेंस कमिट होने से प्रूव नहीं कर पाई, वह पूरी तरीके से एक्विट हो गया, बरी हो गया। एंड देन मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में भी उसे यह नहीं माना गया कि वही बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। एंड देन
क्या होता है, सिविल सूट फाइल किया जाता है सन के बाद, यानी कि जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग जब दोनों फेल हो जाता है तो उस बच्चे के द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाता है। सालों बाद जब वह बच्चा एडल्ट हो जाता है तब उस बच्चे के द्वारा सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है एंड देन वहाँ पे उसने यह कहता है, क्या राहत मांगता है आइए जानते हैं। उसने यह कहा कि यह डिक्लेरेशन कि अपील करता उसका जैविक पिता है। उसने यह कहा कि जो भी अपील करता है, एपिलेंट है, उसका बायोलॉजिकल फादर है। उसने लीगल स्टेटस, अपने लीगल स्टेटस की मांग की। साथ ही उसने यह भी कहा कि अगर यह बायोलॉजिकल फादर का जो भी मैटर है, पैटर्निटी का मैटर है, अगर वह सिद्ध हो जाता है तो उसको अपने कथित पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा का मांग किया, शेयर मांगा एलेज्ड फादर के प्रॉपर्टी में। एंड देन चूंकि पूरे विवाद का मुख्य प्रश्न ये था, सेंटर इशू यह था कि वह व्यक्ति उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर था या नहीं, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। तो जब ट्रायल कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया इस सिविल सूट में, जब बच्चे ने सिविल सूट फाइल किया तो सिविल कोर्ट को सामने सबसे मेन क्वेश्चन यही आया कि सबसे पहले वो पिता है या नहीं इस बच्चे की। तो इसको प्रूव करने के लिए सिविल कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ किया एंड देन इसको चुनौती देते हुए उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील किया कि आखिर उसका डीएनए टेस्ट क्यों कराया जा रहा है। तो वह व्यक्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सामने यह चैलेंज करता है कि डीएनए ऑर्डर, जो भी डीएनए ऑर्डर दिया गया था उसको चैलेंज करता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपहेल्ड रखा, यानी कि उसको बरकरार रखा कि डीएनए टेस्ट होगा। एंड देन दैट पर्सन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। वह पर्सन अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी सारे लीगल इश्यूज निकल के आते हैं। आइए जानते हैं वो क्या क्या लीगल इश्यूज थे। तो सबसे पहला इशूज ये था कि क्या रेप के मामले में अगर वो पर्सन एक्विट हो चुका है, बरी हो चुका है, उसके बाद भी उसका डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। यानी कि अगर पर्सन रेप के मामले में ऑलरेडी पहले से एक्विट है, बरी है, क्या इसके बाद भी उसको डीएनए टेस्ट के लिए फिर से आदेश दिया जा सकता है। दूसरा था, क्या यह आदेश प्राइवेसी के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। तीसरा था, क्या सिविल कोर्ट पैटर्निटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को रीओपन कर सकता है। और चौथा था, क्या पूर्व में हुआ जो भी आपराधिक मामला था, रेप का मामला था, उससे बरी होने के बाद भी उससे संबंधित कार्रवाई पर रोक लगाता है। क्योंकि अगर वह पर्सन रेप के मामले में ऑलरेडी एक्विटल हो चुका है तो फिर से डीएनए टेस्ट कराना क्या उसके पूर्व मैटर जो डिसाइडेड है वह इस चीज़ को रोकता है। एंड देन हाउ शुड कोर्ट बैलेंस प्राइवेसी विथ अ पर्सन राइट्स टू नो देयर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। यानी कि कोर्ट किसी पर्सन के राइट टू प्राइवेसी और जैविक पहचान यानी कि बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के राइट्स के बीच में बैलेंस कैसे रखता है। आइए जानते हैं इस पूरे मैटर को। तो आइए जानते हैं आर्गुमेंट्स बाय द एपिलेंट, यानी कि एपिलेंट का क्या आर्गुमेंट था और रेस्पोंडेंट का क्या आर्गुमेंट था। यहाँ पे रेस्पोंडेंट सन है और एपिलेंट वो है जिसको सन ने अपने फादर बता के एलेज किया था। तो एपिलेंट का ये आर्गुमेंट था कि वह पहले ही बलात्कार के मामले से एक्विट हो चुका है, यानी कि रेप के मामले में उसे ऑलरेडी एक्विटेड किया जा चुका है। और जब उसे रेप के मामले में एक्विट किया जा चुका है तो यह पूरा कंट्रोवर्सी उस मामले के साथ साथ खत्म हो जाता है क्योंकि उसे एक्विटेड किया जा चुका है। एंड देन उसे डीएनए टेस्ट के लिए आर्टिकल 21 के तहत उसके राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन किया जा रहा है और उसे डीएनए टेस्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। एंड देन उसने यह भी कहा कि उसे अपने बॉडी का सैंपल देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता है। साथ ही उसका यह भी आर्गुमेंट था कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग उन प्रश्नों को दोबारा नहीं उठाया जा सकता है जिन पर आपराधिक न्यायालय यानी कि क्रिमिनल कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुका है, उसे एक्विट कर चुका है। अब आइए इस पर हम जानते हैं कि रिस्पोंडेंट का क्या, यानी कि जो यहाँ पुत्र है उसका क्या आर्गुमेंट रहता है इस पूरे मैटर पे। तो सन का ये आर्गुमेंट रहता है, वह ये कहता है कि द क्रिमिनल केस वाज अबाउट रेप
नॉट अबाउट बायोलॉजिकल पेरेंटेज, यानी कि जो क्रिमिनल केस था वह बलात्कार से संबंधित था, बायोलॉजिकल पेरेंट से संबंधित नहीं था। और जो पैटर्निटी का इशू है वह अंतिम रूप से अभी तक तय नहीं हुआ है। और साथ ही उसने इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार के अधिकार पैतृक सिद्ध होने पर निर्भर करते हैं। उसने यह कहा कि जो भी पैटर्निटी है, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, वो पैटर्निटी पे डिपेंड करते हैं। सो नेक्स्ट उसका यह आर्गुमेंट था कि सत्य का पता लगाने का सबसे विश्वसनीय और सबसे साइंटिफिक तरीका यही है कि उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द अपील एंड अपहेल्ड द ऑर्डर्स डायरेक्टिंग डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और डीएनए टेस्ट के आदेश को बरकरार रखा, डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ कर दिया। न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी सिविल मैटर है उसके उचित समाधान के लिए डीएनए टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है और इसलिए यह डीएनए टेस्ट होना ही चाहिए। तो अब आपके मन में भी यह सवाल उठ के आता होगा कि जब वह पर्सन ऑलरेडी रेप केस में एक्विट हो चुका था, बरी हो चुका था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे फिर से डीएनए टेस्ट कराया जाए कि वह बच्चा उसका है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, डीएनए टेस्ट को अलाउ क्यों किया, आइए जानते हैं हम आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो रीजन था, क्रिमिनल एक्विटल इज नॉट द सेम एज अ फाइंडिंग ऑफ इनोसेंस ऑन पैटर्निटी, यानी कि क्रिमिनल केस में एक्विट हो जाना, बरी हो जाना पैटर्निटी के क्वेश्चन को का अंतिम प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी पर्सन का एक्विटल हो जाना केवल यह शो करता है कि प्रोजिक्यूशन उस मामले को पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर सका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि कोर्ट यहाँ पे यह कहता है कि वो पर्सन रेप से एक्विट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बायोलॉजिकल पेरेंटेज से कोई रिलेशन नहीं है। अगर वह एक्विट है तो उसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ यही है कि प्रोजिक्यूशन था वह रेप के मामले को अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसने यह प्रूफ नहीं कर पाया कि सामने वाला पर्सन रेप किया है। और इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर्सन का कोई भी बायोलॉजिकल पेरेंटेज नहीं है उस बच्चे के साथ। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि महिला और आरोपी के बीच में कोई संबंध नहीं था या आरोपी बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए रेप के मामले में एक्विट होने के बाद भी उसके बायोलॉजिकल पेरेंटेज पैटर्निटी इशू है वह उससे डिसाइड नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ करने के पीछे दूसरा रीजन यह निकल के आता है, राइट टू नो वंस बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, यानी कि अपने बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को जानने का अधिकार। कोर्ट ने यह माना कि किसी व्यक्ति को अपने बायोलॉजिकल पेरेंटेज की जानकारी, उसके आइडेंटिटी, उसके डिग्निटी यानी कि गरिमा, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार, लीगल स्टेटस और इमोशनल क्लोजर की गहराई से जुड़ी होती है। बायोलॉजिकल पेरेंटेज उसके व्यक्तिगत पहचान को बताती है, उसकी गरिमा, उसके उत्तराधिकार, लीगल स्टेटस मानसिक एवं भावनात्मक संतुष्टि और इनकी गहराइयों से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे डीएनए टेस्ट ही एकमात्र ऐसा प्रैक्टिकल वे था, साइंटिफिक एविडेंस था जिससे यह पूरा मामला पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज प्राइवेसी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि कोर्ट ने यह माना कि डीएनए टेस्ट जो है वो बॉडली प्राइवेसी और साथ ही इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को अफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्राइवेसी है वह एब्सोल्यूट नहीं है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट से दैट डीएनए टेस्ट शुड बी रूटीन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि हर मामले में, प्रत्येक मामले में डीएनए टेस्ट कराना अनिवार्य है, जरूरी है। न्यायालय ने यह रिपीट किया कि डीएनए टेस्ट का आदेश केवल उन मामले में दिया जाना चाहिए जहां पे पैटर्निटी इज डायरेक्टली इन इशू, यानी कि पैटर्निटी विवाद का मुख्य मेन इशू हो। साथ ही
ऑर्डिनरी एविडेंस इज इनसफिशिएंट, यानी कि जो भी ऑर्डिनरी एविडेंस है वह पर्याप्त न हो, यानी कि अदर एविडेंस से यह प्रूफ ना हो पाता हो, देन लास्ट वी गो टू डीएनए टेस्ट। और यह भी कहा कि साइंटिफिक एविडेंस इज नेसेसरी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, यानी कि यह नेसेसरी हो कि साइंटिफिक एविडेंस से इस मामले को, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, बाकी और कोई एविडेंसेस नहीं हो, तब जाके हम डीएनए टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। हर मैटर में हम डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। तो आइए इस पूरे मैटर को एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो 2 डिकेड्स एगो, यानी कि 2 दशक पहले ऐसा होता है कि एक महिला एक फीमेल बलात्कार का दावा करती है, रेप का दावा करती है, एंड देन उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलता है। उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वह महिला प्रोसिक्यूशन रेप को पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाती है कि रेप हुआ है। तो जब यह पूरा मामला प्रूफ नहीं हो पाता है तो एट द एंड वह पर्सन एक्विट हो जाता है, रेप केस से बरी हो जाता है। उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस प्रोसीडिंग भी चलती है कि वह एक बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है, उससे मेंटेनेंस की मांग की जाती है, जहाँ पे यह भी प्रूफ नहीं हो पाता है कि वह उसका बायोलॉजिकल फादर है एंड ऑल। एंड देन जब वह बच्चा एडल्ट होता है, मेजोरिटी ऑब्टेन करता है, 18+ होता है, तब वह सिविल सूट फाइल करता है अपने पैटर्निटी राइट्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, अपने बायोलॉजिकल फादर के डिक्लेरेशन के लिए। और यहाँ कोर्ट डीएनए टेस्ट का ऑर्डर करती है, जिसके लिए अपील जाता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी मामले को अपहेल्ड रखती है, बरकरार रखती है, एंड देन मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील में। वहाँ पे पर्सन ये कहता है कि वह ऑलरेडी रेप केस में, क्रिमिनल केस में ऑलरेडी एक्विट हो चुका है, एंड देन फिर भी उसको डीएनए टेस्ट के लिए ऑर्डर क्यों किया जा रहा है, यह उसके राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन है। इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ करती है और यह कहती है कि क्रिमिनल केस में एक्विट हो जाना यह केवल यह दर्शाता है कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यह मामले को सिद्ध नहीं कर सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि महिला और आरोपी के बीच कोई संबंध नहीं है या आरोपी उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो इस पूरे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।